हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान की प्रस्तावना की टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। उसके शब्दों का मतलब क्या है, उसके शब्दों का अर्थ क्या है और उससे जुड़े हुए प्रस्तावना से जुड़े हुए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको भारत की संविधान की प्रस्तावना का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना का मतलब क्या है। तो प्रस्तावना का सीधा सा मतलब है, जैसे हम कोई भी किताब या कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, उसकी शुरुआत में जो उसकी भूमिका में उसका परिचय इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसी को हम लोग प्रेम्बल बोलते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब की शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि उस किताब के बारे में क्या है, उस किताब में क्या है। वैसे ही जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह यह बताती है कि भारत का संविधान की सोच क्या होगी, उसके आदर्श क्या होंगे, उसके उद्देश्य क्या होंगे। अगर हम संविधान का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उस संविधान से पता चलता है कि हमारे भारत की सोच क्या होगी, उसके आदर्श और उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। अब एग्जाम ओरिएंटेड 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि जो प्रस्तावना है उसका आइडिया कहाँ से लिया गया है। तो आइडिया अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों पॉइंट से एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आइडिया अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं और प्रस्तावना में जो रेड शब्द हाईलाइट है इन्हीं का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें इस प्रस्तावना में आप जब देखेंगे ये जो रेड से हाईलाइट शब्द हैं रेड कलर से, इन्हीं शब्दों का हम मतलब समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें, इनके शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभी हमने पढ़ा। अब देखेंगे सबसे पहले इसका परिचय क्या है। तो संविधान की आत्मा इसका परिचय पत्र है ना। ये जो संविधान की ये जो प्रेम्बल है ये संविधान की आत्मा है और इसका परिचय पत्र है। यह पूरे संविधान का सार है। प्रेम्बल जो है संविधान की आत्मा है या उसका परिचय पत्र है, या बोल सकते हैं कि यह पूरे संविधान की समरी है। पूरे संविधान की समरी क्या, प्रेम्बल। अब इसके विश्लेषण में देखो क्या है, इसके हर शब्द का गहरा अर्थ है। इसके जो भी शब्द है, अगर आपके पास कहीं प्रस्तावना लिखी हुई है तो जरा आप खुद से देखिए कि आपको ये जो टर्म्स हैं इसके क्या सभी टर्म्स का अर्थ आपको पता है। तो आप पाओगे कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा या कन्फ्यूजन होगा उसमें। तो इसमें जो इसके जो सोर्स से लेकर अमेंडमेंट तक की पूरी कहानी हम इसमें जानेंगे कि कब कब अमेंडमेंट हुआ और इसके सोर्स क्या है। अब इसके महत्व क्या है। इस टॉपिक से UPSSC और स्टेट PCS में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, गारंटेड। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम देखोगे 1-2 क्वेश्चन इसे पूछा गया है। तो हम लोग इसके आगे की कुछ बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों की कथन है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, कुछ लोगों की कथन है, देखोगे यहाँ पे। तो कथनों में देखेंगे सबसे पहला कथन किसका है कि प्रस्तावना को गजेंद्र गटकर के अनुसार संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की चाबी है। संविधान को कुंजी किसने कहा है, गजेंद्र गटकर द्वारा। अब देखो जन्मपत्री किसने कहा है, KM मुंशी। KM मुंशी ने इसे भविष्य या राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको, प्रस्तावना को। अब देखो परिचय पत्र किसने बोला है भाई कि ये प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। NA पालकी वाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र बोला है। किसको, प्रेम्बल को, है ना, प्रस्तावना को। अब देखो सोल है, आत्मा किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो ये इन सभी पॉइंट से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को
संविधान को कुंजी किसने प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा है? तो कुंजी किसने कहा है बेटा? गजेंद्र गटकर के अनुसार संविधान निर्माताओं ने दिमाग की उपज को समझने की चाबी बोला है इसको। जन्मपत्री बोला है के एम मुंशी ने। परिचय पत्र बोला है एन ए पालकीवाला ने। आत्मा किसने बोला है? ठाकुरदास भार्गव ने। इनको आप रिवाइज करेंगे, इनसे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी कथन पूछे जाएंगे। अब एग्जाम अलर्ट यहां पे देखो, अर्नेस्ट बाकर, यहां से ये कंफ्यूजन वर्ड होता है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को की नोट कहा है। प्रस्तावना को की नोट किसने कहा है? प्रस्तावना को की नोट अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। जबकि प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा है? प्रस्तावना को कुंजी गजेंद्र गडकर ने कहा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। की नोट्स किसने बोला है? की नोट अर्नेस्ट बाकर ने बोला है ना। और कुंजी किसने बोला है? कुंजी बोला है गजेंद्र गडकर ने। आगे की तरफ देखेंगे हम, आगे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। शक्ति का स्रोत, जो हमारा संविधान है उसके शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, शक्ति का स्रोत है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले लोक प्रभुसत्ता का मतलब क्या होगा? लोक प्रभुसत्ता, लोक प्रभुसत्ता का मतलब है पब्लिक सॉवरेनिटी। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। इसका अर्थ है भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है, किसी राजा या बाहरी देश के पास नहीं। प्रभुसत्ता का मतलब है हमारे देश की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसी राजा या किसी बाहरी देश के पास नहीं है, हम भारत के लोगों से है। ठीक है। अब इसकी आलोचना देखो, आलोचना भाई कोई चीज होती है उसकी आलोचना करने वाले लोग भी होते हैं। इसकी आलोचना किसने की है? विस्काउंट ने संविधान सभा को सिर्फ हिंदुओं की सभा कहा है। तो संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है? विस्काउंट ने। विस्काउंट। एग्जाम अलर्ट देखो, ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक सूक्ष्म दल कहा है, माइक्रो ग्रुप। किसको? संविधान सभा को माइक्रो ग्रुप किसने बोला है? तो याद रखोगे, ऑस्टिन ने संविधान सभा को एक सूक्ष्म दल बोला है। अब देखो यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये वर्ड है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हमारा जो भारत देश है भारत अपने सभी आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए किसी बाहरी नियंत्रण पर, एक्सटर्नल कंट्रोल से पूर्णतया मुक्त है। मतलब कोई बाहरी कोई पावर हमें शक्ति नहीं दे, बाहरी कोई पावर हमें आदेश या ऑर्डर नहीं दे सकती कि हमें क्या करना है। इसलिए हम क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। आगे देखेंगे तो हम पाएंगे समाजवादी का मतलब क्या है? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हमारे यहाँ कैसा है बेटा? कैसा है दोस्तों? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ना कि समाजवादी। कम्युनिस्ट नहीं है हम लोग, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शोषक, हैव्स और हैव नॉट, शोषित के बीच की खाई को कम करना संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। अब एग्जाम अलर्ट यहां पे देखो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। DS नकारा केस ने इसे मजदूरों और वंचितों के कल्याण के लिए अपरिहार्य माना। किसने इसको मजदूरों और वंचितों के कल्याण के लिए अपरिहार्य माना? नकारा। DS नकारा केस जो 1983 में आया हुआ था। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? सेकुलर। हम कैसे हैं? हमारा देश कैसा है? सेकुलर है, मतलब पंथ निरपेक्ष है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे देश का मतलब स्टेट का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सभी धर्मों के समान अधिकार हैं और उनको समान संरक्षण प्राप्त है। अब देखो एक बार इसमें संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी को हुआ था, उसमें यह शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? जिस शब्द के बारे में भी हमने बात की, कौन सा? पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष का शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। अब यहाँ पे एक केस की बात की गई है जो हम समझेंगे। कौन सा केस है? RS बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है।
आर.एस. बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का मूल ढांचा क्या है। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया कि मूल ढांचा है क्या, है ना। आगे देखेंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम कैसे हैं, हमारा देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मतलब डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है ना। अब्राहम लिंकन का एक कथन, जैसी डेमोक्रेसी शब्द आता है वैसे अब्राहम लिंकन का कथन एक सबको याद आता होगा तुरंत, कौन सा? जनता के द्वारा, जनता के, अब्राहम लिंकन का कथन कौन था? यहाँ पे देखो, ये कथन, जैसी डेमोक्रेसी की बात आती है अब्राहम लिंकन का कथन ये दिमाग में आता होगा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। अब हमारे देश में भारत कैसा है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है भारत में, जहां हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका हम लोग क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब देखो, गणराज्य का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि जो राज्य का, यानी कि स्टेट का जो प्रमुख होगा, सबसे बड़ा पद, प्रेसिडेंट, उसको हम लोग इलेक्ट करेंगे, उसको निर्वाचित करेंगे, उसका चुनाव करेंगे। वह वंशानुगत नहीं होता है, हेरिडिटरी नहीं होता है। जो सबसे बड़ा हमारे देश का प्रमुख होगा उसका चुनाव होगा, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा वो चुना जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो भारत और ब्रिटेन में कंट्राडिक्शन थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन भी लोकतंत्रात्मक है, लेकिन ब्रिटेन क्या है? गणराज्य नहीं है। आओ जरा देखते हैं दोनों में अंतर थोड़ा सा, कि भारत और ब्रिटेन की टर्मिनोलॉजी में क्या अंतर है। तो यहाँ पे पाओगे, देखो, भारत में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और ब्रिटेन में भी क्या है? डेमोक्रेसी है। दोनों जगह डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम कॉमन हो गए, दोनों जगह डेमोक्रेसी हो गई। अब भारत कैसा है? रिपब्लिक है, मतलब जो सबसे बड़ा पद है प्रेसिडेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका हम लोग चुनाव करते हैं, वो निर्वाचित होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ब्रिटेन में जो इसका सबसे बड़ा पद है वो वंशानुगत है, यानी कि क्राउन का शासन है। यहाँ पे हमारे वहाँ क्या है? प्रेसिडेंटियल शासन है। आगे देखेंगे हम। देखो, अब यहाँ पे एक एग्जाम अलर्ट लिखा हुआ है। ब्रिटेन में चार्ल्स थर्ड थे जो वंशानुगत प्रमुख बने हैं, उनका चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन हमारे वहाँ भी पता है आपको, वर्तमान में श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनका चुनाव हुआ है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी तो हमारे वहाँ भी है और डेमोक्रेसी ब्रिटेन में भी है। लेकिन हमारे वहाँ जो हम क्या है? रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। वहाँ का जो सबसे बड़ा पद है यानी वो वंशानुगत होता है। न्याय की बात करेंगे, जो रूसी क्रांति से प्रेरित है। हम 3 प्रकार की न्याय देने की बात करते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। धार्मिक न्याय की बात हम लोग नहीं करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की बात हम लोग कर रहे हैं। सोशल न्याय देंगे, इकोनॉमिक न्याय देंगे, पॉलिटिकल न्याय देंगे। अब हम जानेंगे सोशल न्याय क्या है। भाई, सोशल न्याय धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। अमीरी गरीबी की खाई को कम करना हमारे देश का उद्देश्य होगा। और राजनीतिक न्याय में क्या होगा? सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने और वोट देने का समान अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब यहाँ पे अमीरी गरीबी की बात नहीं होगी। तो ध्यान देंगे, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्थिक न्याय के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अमीरी गरीबी की खाई को कम करना हमारे देश का उद्देश्य होगा। राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को चुनाव लड़ने और वोट देने का समान अधिकार प्राप्त होगा। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं हम। देखो, स्वतंत्रता भर भर के दे रहे हैं। न्याय बस 3 ही दे रहे थे: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितनी? स्वतंत्रता 5 प्रकार की दे रहे हैं। देखो कौन कौन सी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो विचार मतलब थॉट, यह आंतरिक है, चिंतन और मनन का है। भाई, विचार तो आंतरिक ही आते हैं ना, चिंतन और मनन। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अब हमने चिंतन किया, उसको एक्सप्रेस करने की भी स्वतंत्रता है, या बाहरी है, बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा विचारों से प्रकट किया जाता है। बिलीव, विश्वास, किसी भी विचारधारा को मानने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। धर्म, रिलीजन मतलब फेथ, सैद्धांतिक रूप से किसी
धर्म को अपनाना या मानना आपके पास पूरी स्वतंत्रता है। उपासना, वर्शिप, धर्म को व्यवहार में लाना आपकी इच्छा है, भाई आप स्वतंत्र हैं। तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है हमारा संविधान। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है ना। अब देखो कुछ आंतरिक है और कुछ बाहरी हैं, तो विचार आंतरिक होगा, अभिव्यक्ति बाहरी होगी, जाहिर सी बात है। आगे आएंगे, देखो समता और बंधुत्व, 2 प्रकार की समता की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो कौन कौन सी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता। देखो स्वतंत्रता 5, स्वतंत्रता 5 और समता 2, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की आर्टिकल 15 में बात की गई है और आर्टिकल 16 में अवसर की समता की बात की गई है। हाँ, आर्टिकल प्रतिष्ठा मतलब कोई भेदभाव लोगों के बीच में नहीं होगा, और अवसर मतलब लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। बंधुत्व, फ्रेंडनेटी, व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब आखिरी यहाँ पे एग्जाम पॉइंट लिखा हुआ है, देखो समान परिस्थिति होने पर ही समान व्यवहार किया जाएगा, यही समता का असली अर्थ है। समता और बंधुत्व ये हमने देख लिया अभी। कानून की स्थिति, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? अब देखो हमने प्रस्तावना की टर्मिनोलॉजी को पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करेंगे आप तो आपको सारे शब्दों का लगभग मतलब पता चल जाएगा। अब एक बड़ा कंट्राडिक्शन यहां पे होता है, क्या जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग है या नहीं है? इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। एग्जाम में इससे यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन होती है, अभी भी देखते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि कौन सा केस होगा। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है कि नहीं है, कंट्राडिक्शन है, और देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रस्तावना से जुड़ा हुआ पॉइंट था तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 केस आपको याद रखने हैं। एक केस था बेरुबारी केस। बेरुबारी केस जो 1960 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसी के बाद 1973 में केशवानंद भारतीय केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदला और क्या बोला, इंटीग्रल पार्ट, यह संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो 1973 का केशवानंद भारती केस कहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलती है पुराना वाला और कहती है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया था। निष्कर्ष देखो, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इस समय बोला था प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित नहीं किया, अभी तक भी बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा अधूरी ही है। अब यहां पे देखेंगे, प्रस्तावना नॉट जस्टिसेबल है, गैर न्यायोचित है, मतलब प्रस्तावना से जुड़ी समस्याओं को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसे लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो यहां पे ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। केशवानंद भारतीय जो केस था उसमें बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और यहां पे बोला था बेरुबारी केस में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें एक बार प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसकी कुछ तिथियां महत्वपूर्ण हैं, आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसकी अब आपको पता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान बन के कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को, और उसके कुछ इनिशियल पार्ट को लागू कर दिया गया था। उसके बाद आप जानते हैं कि इसके आगे की कहानी। उम्मीद है आज की क्लास में आपको एक नई दिशा दी होगी। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और दोस्तों को आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। हम प्रयास हमारा ऐसे जारी रहेगा, कुछ ना कुछ हम अपनी कोई टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहेंगे, जो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका रिवीजन कराने में मदद करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।